हमारे शरीर को लचीला और गतिशील बनाने के लिए हमारे जोड़ यानी जॉइंट्स की अहम भूमिका होती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उन जॉइंट्स में दर्द होने लगे, सूजन आ जाए या फिर वो ठीक से काम ना करें तो कैसा होगा। ये समस्या आर्थराइटिस हो सकती है। आपके शरीर को जो भी आप आम काम करते हैं उसको वो प्रभावित कर सकता है। कल 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और इस बार की थीम है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। तो आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम बात करेंगे जोड़ों से जुड़ी समस्या गठिया यानी आर्थराइटिस की, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने जॉइंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर CS यादव, आप हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स, प्राइमस हॉस्पिटल। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर उमा कुमार का, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर उमा, आप शुरू करते हैं। जोड़ों की बात भावना ने की, तो शरीर में तो जोड़ बहुत सारे हैं, तो क्या आर्थराइटिस क्या है और इसके भी अलग अलग प्रकार हैं? बिल्कुल, आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों में सूजन को कह देते हैं, और सूजन होती है, लालिमा होती है, जोड़ों में दर्द होता है और जकड़न होती है जो कि आधे घंटे से ज़्यादा परसिस्ट कर सकती है। और दो प्रकार से इसको डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, दूसरी नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल ऑस्टियो आर्थराइटिस है। तो हम फोकस करेंगे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस पे, जिसपे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा और बहुत सारी और भी इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, मैलिग्नेंसी की वजह से आर्थराइटिस ये हो जाते हैं। लेकिन आर्थराइटिस एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, ये समझना बहुत जरूरी है। इन इटसेल्फ इट्स नॉट द डायग्नोसिस। इसमें मोर देन 200 कंडीशंस होती हैं जिसमें आर्थराइटिस हो सकती है, यानी इनकी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जी डॉक्टर यादव, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में भी ये दिक्कतें होने लगी हैं, बहुत कम उम्र में ये समस्या हो रही है, तो कारण जानना चाहेंगे और वो सर्जरी तक कब वो नौबत आ जाती है? देखिए, डॉक्टर उमा ने बताया दो टाइप की आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी तो यंग एज में ही होती है, स्पेशली फीमेल में होती है, युवाओं में हो सकती है। पहले लोग ट्रीटमेंट कराने नहीं जाते थे, अब उनको ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस है, इसलिए लगता है ज़्यादा हो रही है। और जहाँ तक नॉन इन्फ्लेमेटरी है, वो भी अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है और आपका बॉडी वेट है, आप अनफिट हैं, तो उस कंडीशन में वो जो चीज़ आपको 50 पे आनी चाहिए वो आपको उससे पहले आ सकती है। मैं तो 50-60 को युवा ही मानता हूँ। तो ये दो रीज़न है, इन्फ्लेमेटरी यंग एज में ही होती है और जो एज रिलेटेड होती है वो जल्दी होती है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, ओवरवेट, एक्सरसाइज नहीं करना है, इस सब। जी, यानी हमने जाना कि आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित समस्या है और ये इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी। और यदि आपके भी कोई सवाल हैं डॉक्टर CS यादव से, डॉक्टर उमा कुमार से, तो हमारे स्टूडियो का फोन नंबर नोट करें। आप हमें फोन कर सकते हैं, 011 दिल्ली का STD कोड नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो डॉक्टर उमा, जैसे अगर इन्फ्लेमेटरी है या नॉन इन्फ्लेमेटरी, कब है कि मुझे डॉक्टर उमा के पास आना है र्यूमेटोलॉजी विभाग में, कब है कि मुझे डॉक्टर यादव ऑर्थोपेडिक्स में जाना है? देखिए, अगर आर्थराइटिस है तो हमेशा ये बेहतर है कि आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। लेकिन रूमेटोलॉजिस्ट की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, तो फिजिशियन के पास जा सकते हैं। और वहां पर ये डिस्टिंक्शन हो सकता है कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड आर्थराइटिस है या फिर ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसका कि बहुत ही डेफिनेट स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर ये लाइफस्टाइल है तो डॉक्टर यादव के पास जा सकते हैं। और बाद में जैसे आपने बात की सर्जरी की जरूरत वाली, तो वो स्टेज ही ना आने पाए, नौबत ही ना आने पाए जहां पर आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने की जरूरत लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है अगर जरूरत पड़ गई डॉक्टर यादव, शुरुआत में सचेत नहीं हुए, नौबत आ गई, तो क्या कुछ वो टेस्ट होते हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया होता है कि जब आप सजेस्ट करते हैं आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी? मैं उससे पहले डॉक्टर उमा ने जो बताया ये हकीकत है, हम लोग ऑर्थोपेडिक्स वाले आर्थराइटिस को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जैसे इन्फ्लेमेटरी बिल्कुल हम लोग, मैंने देखा ऑर्थोपेडिशियन, जबकि हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट होते हुए भी ऑर्थोपेडिशियन दैट शुड नॉट बी डन, वी डोंट डू। और दूसरी बात है, जब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में कई बार आप एक तो आप लेट पहुंचते हैं, तब जॉइंट खराब हो जाते हैं, आप जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं
तो जॉइंट खराब होने की नौबत ही नहीं आती। और मान लो खराब हो जाते हैं, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट और बड़ी सर्जरी भी करनी पड़ती है। उसमें फिर एज नहीं देखी जाती है, उसमें ये देखा जाता है कि आप कितने डिसेबल्ड हैं, आप अपनी डेली एक्टिविटी कैरी आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। डीजनरेटिव अर्थराइटिस एज रिलेटेड वो हमारे पास भी डायरेक्ट आ सकते हैं, ओके। लेकिन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस को हमें ट्रीट करने का जी, कोई राइट यानी नहीं सूजन है, अगर हमारे पास रोमेटोलॉजिस्ट है। जी, अगर सूजन है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, तो आप र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। तो आप डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट, कोई एक्सरे क्या करना होता है? देखिए, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के बारे में ये भी समझना जरूरी है कि वो मल्टी सिस्टम डिजीजेस होते हैं। Okay. कि उसमें अगर जॉइंट में प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ आंख में, कान में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में, ब्रेन में भी उसका इफेक्ट हो सकता है। और वैसे ही मैनिफेस्ट, इवन किडनी फेल होकर पेशेंट आ सकता है डॉक्टर के पास और बाद में पता चलता है इट्स अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस, एक प्रकार का गठिया है। तो इसलिए जहां तक टेस्ट की बात है, कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जो ये बता दे नहीं ये तो आर्थराइटिस है ही। क्योंकि जितने ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं वो वी कॉल देम सरोगेट मार्कर्स, दे असिस्ट इन डायग्नोसिस बट दे आर नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ देमसेल्व्स। सो इसलिए रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी, एएनए, एंका, अदर ऑटो एंटीबॉडीज, ये सब देख के करना होता है कि हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं। सो क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक रूमेटॉइड सोचा तो वील ऑर्डर रूमेटॉइड फैक्टर एंड एंटी-सीसीपी एंड अदर टेस्ट। अदरवाइज दूसरी कोई आर्थराइटिस सोची, जैसे वास्कुलाइटिस में भी आर्थराइटिस होती है तो अदर टेस्ट। जी, हमारे साथ कॉलर हैं शेट्टी जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सेठी जी। सर, मेरे को ये जानना था कि मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हूँ पिछले 4 साल से, और मैं पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अभी। देखिए, मेरे को जानना कि मेरा भी ऐसा फर्क पड़ा नहीं है, अभी वो पेन नहीं, मेरी एज 43 है। और ये और आप इसमें कोई सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है सर, जो रिसर्च हुई है, मुझे पहले बताया गया था कि ये आगे खराब नहीं होगा, लेकिन क्योर नहीं होगा, मतलब ड्राइंग होगा। राइट नाउ हमारे पास आज के डेट में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें पहला कन्वेंशनल सिंथेटिक डीमार्ट, जो ये नाम इन्होंने लिया मीथोट्रेक्सेट का, इनको चल रही है। अगर उससे आराम नहीं होता तो उसके अलावा बायोलॉजिक्स होते हैं, टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ट्स हैं। तो पूरा स्पेक्ट्रम है दवाइयों का जो आज की डेट में अवेलेबल है, और इसमें टारगेट यही होता है कि जीरो डिजीज बचे, जिसे हम रिमिशन कह देते हैं, जिससे कि जॉइंट डैमेज ना हो और उसके साथ साथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज भी ना हो, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेस का खतरा, इवन लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है अगर पूरा इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल ना किया जाए। तो मैं पीजीआई चंडीगढ़ में तो रूमेटोलॉजिस्ट की टीम है, और आई एम श्योर वो वहां पे जाके बता सकते हैं अगर उनको आराम नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द डिसीज। डॉक्टर यादव, कुछ लोगों में हम देखते हैं कि पैरों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जहां पर नीज हैं तो उनके बीच में गैप आना शुरू हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं पैर। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप सर्जरी सजेस्ट करते हैं? क्या ये अर्थराइटिस ही हो सकता है, और कितने प्रिकॉशंस की जरूरत होती है इस दौरान? देखिए, जो बो लैगिंग होती है ये नॉन इन्फ्लेमेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। Okay. और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है यंग एज में होती है, उसमें रिवर्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो होता क्या है, बो लैग का मतलब ये लेट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है और यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो हम लोग ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, सर्जरी कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें अगर पेशेंट को साफ बता दिया जाए, पेशेंट खुद डिसीजन लेता है और ले लेता है बड़े आराम से। अगर आपकी डेली एक्टिविटी काफी लिमिटेड हो गई है और दूसरा आप एज भी आपकी बियॉन्ड 50 है, ये केस इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में ये रूल लागू नहीं होता। हमने इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में बच्चा डिसेबल्ड है, व्हीलचेयर बाउंड है, बेड पर है, तो उसमें 18 साल में भी ऑपरेशंस किए, 20 साल में भी रिप्लेसमेंट किए, 30 साल में भी किए। लेकिन ओवरऑल ये होता है डिजेनरेटिव अर्थराइटिस में आप 50 क्रॉस कर चुके हैं, बोर्ड लैग है, डेली आप बहुत सफर कर रहे हैं, और एक्सरे भी कह रहा है कि हाँ ये लेट स्टेज है। एक एक्सरे हो गया फर्स्ट, आपकी डेली एक्टिविटी कितनी अफेक्टेड है, आपकी एज क्या है, 3 के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब बिहार चलते हैं, जहां से दिनेश जी हैं फोन लाइन पर। जी सर, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। नमस्कार। सभी दूरदर्शन परिवार को दुर्गा पूजा के बधाई। थैंक यू। नमस्कार। को भी सर, मेरा उम्र 59 है और पीठ के मतलब रीढ़ में पेन होता है,
सोने वक्त भी दर्द होता है और पीढ़ियों में जो है ना वो पेन होता है मांसपेशियों में। और देख रहा हूँ 2-4 दिन से मेरा हाथों का फिंगर में उसमें भी होता है। तो क्या कुछ बता सकते हैं? आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, देखा है। पहले हम दिल्ली में रहते थे तो सफदरजंग में दिखाए थे, तो मेडिसिन वगैरह लिखे थे, तो जब खाते थे तो उससे आराम मिलता था। फिर वही है। डॉक्टर साहब, देखिए, इनकी 59 इयर्स एज बोली और इनको बैकएक होता है। जी। जरूरी है कि ये रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है जब ये यंग रहे हो तब से बैक की पेन की प्रॉब्लम शुरू हुई, बीच में ठीक हो गया और फिर अभी इनको फिर से परेशान कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि कंडीशन होती है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की, जिसमें लो बैक पेन होता है, इनएक्टिविटी से ज्यादा होता है, एक्टिविटी के साथ कम हो जाता है और इसके साथ साथ बन जाके दूसरे जो जॉइंट्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो या फिर कोई मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती है। अगर 59-60 में शुरू हुआ है तो समटाइम्स मैलिग्नेंसी में भी बैक पेन हो जाता है। मल्टीपल माइलोमा है, उसमें बैक पेन हो सकता है, दूसरे और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि एक अच्छे फिजिशियन से या रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जी। जहां तक इन्होंने बताया खाली दवाई खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती सारे लोग करते हैं। अगर इन्फ्लेमेटरी कोई भी इस टाइप की अर्थराइटिस रूल आउट हो गई है, एक्सरसाइज इज द मेन ट्रीटमेंट। फिटनेस लेवल अपना ऊपर ले जाना। दवाइयां काम नहीं करती। तो डॉक्टर साहब, अगर दर्द हो रहा दवाई है, बहुत सारी दवाइयां होती है, वो फार्मा ड्रिवन होती है। दर्द हो रहा है तब भी चलें थोड़ा थोड़ा? हाँ, चलें। और बहुत एक्यूट पेन है तो उस समय अवॉइड करें। जो एक्टिविटी उस एक्यूट पेन को और बढ़ा रही है, जैसे ही एक्यूट पेन कंट्रोल में आ जाता है, हर एक जॉइंट की स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जैसे बैक की है, वॉक तो मेन एक्सरसाइज है, उसको तो कभी रोकना ही नहीं है। वॉक के बाद इसके लिए अलग से 5-7 मिनट बैक के लिए निकाले। आपको नी की प्रॉब्लम है, वॉक तो करिए, लेकिन वॉक के साथ नी की अलग से स्पेसिफिक टारगेटेड एक्सरसाइज होती हैं जो नी जॉइंट को सपोर्ट देती हैं। वो भी वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ना डॉक्टर ढंग से बताता है, ना पेशेंट ही समझने की कोशिश करता है। वो सबसे ज्यादा तो थोड़ा और बताइए डॉक्टर साहब, जैसे नी में क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द यही होती है, और फिर जब आप वो रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या दोनों घुटने एक बार में करा लें, और कराने के बाद क्या एक्सरसाइज वगैरह करें? बिल्कुल। देखिए, नी अगर आपकी लाइफ बहुत खराब हो गई है, जिंदगी आपकी बदल जाती है नी रिप्लेसमेंट के बाद। और 3 मेन बेनिफिट होते हैं रिप्लेसमेंट के। एक तो जैसे आपने कहा बो लेग, घुटने आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। पहले दिन ही जब पेशेंट दूसरे दिन खड़ा कर देते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। और एक और उस पेशेंट को क्लियर कट बात फील होती है कि उसका जो बोन से बोन टकराने का जो अर्थराइटिस का पेन है, चला गया है। सर्जिकल पेन होता है, वो थोड़ा डिफरेंट फील करेगा। हाँ, पेन तो है लेकिन डिफरेंट टाइप का है। और उसके पेन के होते हुए भी पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। चलने में उसको लगता है घुटने में जान पड़ गई है, मैं चल पड़ूंगा, प्रोवाइडेड डन प्रॉपरली। इसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक उतनी एडवांस हो गई है, उसके बाद फर्दर एडवांसमेंट बहुत सारे आए हैं। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, हिप रिप्लेसमेंट, मोर देन 20 इयर्स 90% ज्वाइंट चलते हैं, मतलब काफी चलते हैं। मैंने 50 साल की एज क्यों बताई थी कि 50 साल पे बदले जाते हैं तो लगभग दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो सबसे अच्छी सर्जरी हो, उसके बाद जॉइंट का यूज भी ठीक हो, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद जिंदगी के आप सारे काम कर लेते हो। एक जो स्पेशल एक्सरसाइज जो हम नेचुरल घुटने को बचाने के लिए बताते हैं, सेम एक्सरसाइज आर्टिफिशियल घुटने को एंजॉय करने के लिए आपकी चाल वाल तो मसल सुधारेगी। जब आप मसल स्ट्रांग करेंगे वो जरूरी है। और नीचे बैठना भी आप बैठ सकते हो जब पेन एंड सोजन खत्म हो जाए, लेकिन अवॉइड करना चाहिए जिससे ये लाइफ लॉन्ग चले। जी। चलते चलते डॉक्टर उमा, जीवन शैली में क्या बदलाव लाएं? क्या आर्थराइटिस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं? देखिए, कोशिश की जा सकती है प्रिवेंशन की, क्योंकि जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनका रोल सिर्फ 30 to 40% होता है आर्थराइटिस करने में। बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो स्मोकिंग ना करें, अपनी एयर क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करें, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि एयर पोल्यूशन एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारे आर्थराइटिस का। इसके अलावा जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स फूड में मिल रहे हैं वो भी एक पाया जा रहा है, तो उस पर भी ध्यान दें।
ओबेसिटी अवॉइड करना है क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट कॉज करता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे जी। हैं, और योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेसर है जी। वो भी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बॉडी में कॉज करता है, जिसकी वजह से सिर्फ आर्थराइटिस ही नहीं, बाकी के डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक एंड ये सारी Right. बीमारियां भी होने का जी, खतरा बढ़ चलिए जाता उम्मीद है। करते हैं कि हम अपनी जीवन शैली में सुधार लाएंगे और हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएंगे। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर CS यादव आपका, डॉक्टर उमा कुमार आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार। Thank you so much.